हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट फर्स्ट के सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है द्वितीयक समूह अर्थात सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स एंड डिफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। तो ये तीन चीज़ें मेन हैं हमारे समक्ष, जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज सभ्यता की उन्नति के साथ साथ द्वितीयक समूहों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। द्वितीयक समूह की प्रकृति प्राथमिक समूह की प्रकृति के ठीक विपरीत होती है। किंग्सले डेविस का कहना है कि स्थूल रूप से द्वितीयक समूहों को जो चीज़ें प्राथमिक समूह के बारे में कही गई हैं उनके विपरीत कह करके आप परिभाषित कर सकते हैं। द्वितीयक समूह इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं कि इनके सदस्यों को निकटता में रहने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कभी ये सभी सदस्य एक दूसरे को वैयक्तिक रूप से जान पाते हैं। इनमें ऐसे संबंध होते हैं जो स्वयं में लक्ष्य नहीं होते हैं, न वैयक्तिक और न ही संयुक्त होते हैं। अतः आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं वाले जो समूह हैं उन्हें हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। यह वह समूह हैं जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया द्वितीयक समूह का अर्थ। अब चलते हैं और द्वितीयक समूह की परिभाषाएं देखते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से द्वितीयक समूह को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को आपके समक्ष रखेंगे। पहले देखते हैं ऑगबर्न और निम्काफ की परिभाषा। ऑगबर्न और निम्काफ के अनुसार जो समूह घनिष्ठता के अभाव में अनुभवों को प्रदान करते हैं उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, जो समूह घनिष्ठता के अभाव में अर्थात इनमें घनिष्ठता नहीं होती है, घनिष्ठता के अभाव में अनुभवों को प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह कहते हैं। और दूसरा राइटर लेते हैं, उनका नाम है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड के अनुसार समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने के समूह की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो द्वितीयक समूह कहलाता है। अब एक और देखते हैं, लुंडबर्ग की परिभाषा है। लुंडबर्ग के शब्दों में द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैयक्तिक, हितप्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक राइटर जिसके बिना समूह की अवधारणा अधूरी रहती है, कौन है वो है C.H. कूले। कूले के अनुसार द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो अधिकतर प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक समूहों में पाई जाती हैं। तो हमने आपको चार परिभाषाएं बताई, ऑगबर्न और निम्काफ की, उसके बाद फेयरचाइल्ड की, उसके बाद लुंडबर्ग की और उसके बाद कूले की। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक समूहों में प्राथमिक समूहों के विपरीत क्या है? विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आकार में बड़े होते हैं तथा इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है। ठीक है, तो अब दो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, द्वितीयक समूह का अर्थ और द्वितीयक समूह की परिभाषा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं आपके लिए
द्वितीयक समूहों की विशेषताएं। ठीक है, द्वितीयक समूह की विशेषताओं में क्या क्या है, देखिए इन विशेषताओं को सामने आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं। पहली विशेषता देखिए, बड़ा आकार, यानी ये समूह लार्ज साइज में होते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अतएव द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। द्वितीयक समूह की सदस्यता की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उद्देश्यों का विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। द्वितीयक समूह किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी द्वितीयक समूह उद्देश्य विहीन नहीं हो सकता और ना ही किसी स्वार्थ रहित द्वितीयक समूह की आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ना, कोई भी द्वितीयक समूह उद्देश्य विहीन नहीं होगा। कोई भी द्वितीयक समूह की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो स्वार्थ रहित हो। इसी कारण किम्बल यंग ने इन्हें विशेष स्वार्थ समूह कहा है। तीसरी विशेषता देखते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क। द्वितीयक समूह में प्रत्यक्ष संपर्क भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष संबंध भी हो सकते हैं। अधिकतर अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है समूह के आकार का बड़ा होना। तो जब आकार बड़ा होगा तो अप्रत्यक्ष संपर्क ही हो पाएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष संपर्क संभव नहीं हो पाता है। चौथी विशेषता देखिए, व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों का अभाव। द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इस कारण प्रत्येक सदस्य परस्पर वैयक्तिक रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, अतः उनमें घनिष्ठता नहीं आ पाती है। तो ये क्लियर हुआ, लैक ऑफ पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, और इसमें है 5th नंबर है विशेषताओं में उद्देश्यों में भिन्नता। द्वितीयक समूह में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित या लक्ष्य को पूरा करने की सोचता है। जब कभी सदस्य अपने ही हित को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तब उस स्थिति में उद्देश्यों की भिन्नताएं पाई जाएंगी। उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही द्वितीयक समूहों में स्वार्थ सिद्धि तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है और ये विकास का मेन कारण बनता है जाकर के। नेक्स्ट में देखते हैं एक और विशेषता, औपचारिक संबंध। द्वितीयक समूहों के सदस्यों का पारस्परिक संबंध कुछ निश्चित नियमों और उपनियमों के अनुसार नियंत्रित होता है। यदि ये नियम नहीं हों तो इन समूहों में अव्यवस्था फैल जाएगी। इन नियमों के कारण सदस्यों का संबंध औपचारिक होता है। एक और बात देखिए, इच्छा से स्थापित। चूँकि ये विशेष स्वार्थ समूह होते हैं, इस कारण इनकी स्थापना जानबूझ करके की जाती है। जब सदस्यों को कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो उस दशा में लोग द्वितीयक समूह की स्थापना करते हैं ताकि उनको उनके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो ये मैंने तीनों बातें आपको बता दी। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, तो देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है। जब हम अंतर समझ जाएंगे तो हमको दोनों समूह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। बहुत जल्दी संक्षिप्त में देखते हैं। पहला अंतर देखिए आकार में। प्राथमिक समूह का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको बताए हैं परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि। जबकि द्वितीयक समूह का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, असीमित भी हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र भी एक द्वितीयक समूह है जिसकी संख्या असीमित है। ठीक है, अब दूसरा देखिए संबंध। संबंध के आधार पर हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध होते हैं, वैयक्तिक संबंध होते हैं और घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है, वहाँ औपचारिकता नहीं होती है। ठीक इसके विपरीत द्वितीयक जो समूह हैं उनमें क्या होता है? वहाँ संबंध कैसे होते हैं? वहाँ संबंध औपचारिक होते हैं। ठीक है, उनमें अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, उनमें सहयोग
स्नेह घनिष्ठता की कमी होती है। वहाँ पर हम के स्थान पर मैं चलता है, जबकि प्राथमिक समूह में क्या होता है, मैं के स्थान पर हम चलता है। वहाँ भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं, सहयोग, प्रेम, सद्भावना, ये सारी चीज़ें अधिकता से पाई जाती हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं अंतर हित के आधार पर। प्राथमिक समूह में कोई विशेष हित नहीं होता है। सभी कार्यों में प्रत्येक सदस्य पूर्ण हृदय से पूरी निष्ठा से हिस्सा लेते हैं। वे समूह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता है। द्वितीयक समूह में, जो कि विशेष स्वार्थ समूह के नाम से जाने जाते हैं, प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश करता है। यदि उसे अपने हित के लिए दूसरे सदस्यों के हितों की अवहेलना करनी पड़े तो वो करेगा, इसके लिए तत्पर भी रहता है। तो यहाँ ये अंतर है। नेक्स्ट में देखते हैं संबंधों का जन्म। प्राथमिक संबंधों का जन्म स्वतः होता है। इस प्रकार के संबंधों की स्थापना में किसी प्रकार की कोई शर्त या दबाव नहीं होती है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध स्थापित करने के लिए आडंबर, कृत्रिमता, इन सारी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। इनमें प्राथमिक संबंधों के विपरीत संबंध अप्रत्यक्ष अथवा दूरसंचार के माध्यम से होते हैं। अब देखते हैं एक और अंतर दायित्व के आधार पर। प्राथमिक समूह में दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। यह नहीं बताया जाता है कि माँ अपने पुत्र के प्रति कितने दायित्वों को निभाएगी। सही बात है ना। द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता है। द्वितीयक समूह में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, शर्तों और नियमों के आधार पर होता है। अब नियम देखते हैं। प्राथमिक समूह में किसी प्रकार का लिखित नियम नहीं है। ये समूह अनौपचारिक हैं। ये अपने सदस्यों पर कोई कानून या शर्त नहीं लगाते हैं। द्वितीयक समूह की प्रकृति कैसी है? औपचारिक है। इसमें अनेक प्रकार के नियम, कानून और कार्यविधियों को सदस्यों पर थोपा जाता है और नियम का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और अंतर देखते हैं नियंत्रण। प्राथमिक समूह में नियंत्रण की प्रकृति अनौपचारिक होती है। निंदा, तिरस्कार आदि के द्वारा सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में नियंत्रण की प्रकृति कैसी होती है? औपचारिक होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी नियम को तोड़ता है तो उसे कानून, पुलिस, द्वितीयक साधनों की सहायता से दंड दिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्षेत्र। प्राथमिक समूह प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं आप कि ये सार्वभौमिक होते हैं। ये समूह बहुत छोटे क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कोई कोई द्वितीयक समूह संपूर्ण देश में भी फैला होता है। प्रभाव के आधार पर देखते हैं तो प्राथमिक समूह व्यक्ति के विचारों और मनोवृत्तियों को बनाते हैं, अतः इनका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। द्वितीयक समूह विशेषीकृत समूह होते हैं और इनका प्रभाव कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। अब एक और बात देखते हैं व्यक्तित्व के आधार पर। प्राथमिक समूह में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण भाग समूह के संपर्क में ही बीतता है। इसलिए प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में पूर्णतः परिचित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ऐसा होना संभव नहीं है। कार्य के आधार पर देखिए, प्राथमिक समूह मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है या सामाजिकरण करता है, जबकि द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता है। सदस्यता के आधार पर देखिए, प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। वो ऐच्छिक होती है, वो चाहे तो प्राप्त करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। कार्य क्षेत्र के आधार पर देखिए, प्राथमिक समूह का कार्यक्षेत्र सीमित और कम होता है, द्वितीयक समूह का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। हम की भावना के आधार पर देखते हैं तो प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है तथा व्यक्तियों के संबंध प्राथमिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम की भावना नहीं मिलेगी आपको। व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित के आधार पर देखिए, प्राथमिक समूह समष्टिवादी होते हैं। इसी कारण सदस्यों के व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह व्यक्तिवादी होते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है। प्राचीनता के आधार पर देखिए, प्राथमिक समूह अधिक प्राचीन है, शायद उतने ही जितना कि स्वयं मानव। द्वितीयक समूह तुलनात्मक रूप में नए समूह है। जनसंख्या में वृद्धि हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, इन सब की वजह से आधुनिक समाज में द्वितीयक समूहों की संख्या में
वृद्धि हुई है। तो बच्चों, आज मैंने आपको द्वितीयक समूह का अर्थ, द्वितीयक समूह की विशेषताएं, द्वितीयक समूह की परिभाषाएं और द्वितीयक समूह तथा प्राथमिक समूह में अंतर, ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।